बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज हम पहले चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 और ओवरऑल लेक्चर 27 के साथ कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री की बुक और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री की बुक। इसमें आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में एक एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके इक्वल है? जो उस एटम के ऊपर कंपाउंड में अपैरेंट ज़ाहरी चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी एटम के ऊपर विद साइन, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, साइन के साथ जो अपरेंट चार्ज होता है जो वो एटम उस कंपाउंड में क्या करता है? कैरी करता है। मिसाल के तौर पर आयोनिक कंपाउंड में ये जो जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मिसाल इसके एग्जांपल क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये तो थी आयोनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कोवलेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है? इन कोवलेंट कंपाउंड it is decided on the basis of difference in their relative electronegativity। कोवलेंट कंपाउंड में इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बताता है कि ये इस पे कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, प्लस में होगा या माइनस में। मिसाल के तौर पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन इन SnCl4 इज +4। +4 क्यों है? 4 एटम अटैच है ना, तो ऑक्सीडेशन यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन एक इसमें एक और भी चीज है, टिन में 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन से कम है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। एंड क्लोरीन का क्या होता है? -1। ठीक है, ये तो थी आयोनिक कोवलेंट कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके साथ एग्जांपल। लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट जो फ्री स्टेट में हो। जो क्या हो? फ्री स्टेट में। जैसे सोडियम फ्री स्टेट में अकेला है, किसी दूसरे एटम के साथ नहीं मिल रहा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अकेला है, इसका मतलब ये हुआ कि इस किसी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं मिला हाइड्रोजन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट के ग्रुप में कहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम असाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट कौन से होते हैं? जो आम नॉर्मल एलिमेंट हो। ठीक है, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे बिलोंग करता है? उनके पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन से बिलोंग करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई टिपिकल एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 से लेकर 4A तक है, तो जो ग्रुप का नंबर है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है। मिसाल के तौर पर बोरॉन तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एंड गैलियम ये तीनों तीसरे ग्रुप के एलिमेंट है, लिहाजा इन तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप के नंबर के मुताबिक क्या होगा? +3। इसी तरह element of these group has oxidation state is same as the number of electron present in their valence shell of the
ऑफ दैट एलिमेंट या ऑफ द एलिमेंट, कि इस एलिमेंट में एक तो ग्रुप के नंबर के बराबर इनका ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरा इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, इसलिए इसका वैलेंस शेल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, 3 होगा। जैसे ग्रुप नंबर 1 में 1 होगा, ग्रुप नंबर 2 में क्या होगा, 2 होगा, ग्रुप नंबर 3 में क्या होगा, 3 होगा। ये 3 की मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। अब इसी तरह उसने ग्रुप नंबर 3 की मिसालें दी हैं, 1 और 2 या 4 की मिसालें नहीं दी। अब वो ग्रुप नंबर 5 की बात करता है। ग्रुप नंबर 5 में अब ये पीरियोडिक टेबल में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से इंफॉर्मेशन दी जा रही है। पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली है, फिर से पढ़ लें। पहली इंफॉर्मेशन ये मिली है कि ये ग्रुप के नंबर से रेलिवेंट होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की, कि जो ग्रुप का नंबर होता है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, या वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन जब ग्रुप नंबर 5 की बात करते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर इधर जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है या उसके बराबर होगा, या उसमें कितनी वैकेंसीज खाली हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर जो ग्रुप के नंबर मतलब ग्रुप नंबर 5 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट या तो इसके ग्रुप के नंबर के बराबर होगी, यानी फर्ज करें 5, या इसमें वैकेंसीज कितनी है, इलेक्ट्रॉन कितने इसमें आ सकते हैं ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, 3। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर या तो 3 होगा या 5 होगा, ठीक है। तो यही मिसालें जरा देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये फ्रिक्वेंटली ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरह के शो करते हैं, एक वैकेंसीज के बराबर +3 या एक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर यानी +5। लेकिन इसी तरह ग्रुप नंबर 6 में अगर आप बात करें, इसी तरह का बिहेवियर है तकरीबन, लेकिन तकरीबन उसकी रीजन क्या है कि इसमें +3 और +5 है ना, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर या +6 होगा या -2 होगा, ये भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे उसने यहाँ पे H2 की एक मिसाल दी है, हाइड्रोजन का +1 है, 2 एटम है तो +2 हो जाएगा, सल्फर का -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी वैकेंसीज हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ग्रुप नंबर 7 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, क्योंकि वो उसको इलेक्ट्रॉन लेकर एक इलेक्ट्रॉन कम लेकर अपने ऑक्टेट को क्या करता है, कंप्लीट, यानी वैकेंसीज के बराबर यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। अब इसी तरह ग्रुप 8, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यू नो व्हाई? बिकॉज ये ना तो कोई इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनके हर पॉइंट पे इनके पॉइंट बना सकते हैं जो इंफॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल के केस में ऑक्सीडेशन नंबर हमें देता है। लेकिन लास्ट बात, ऑक्सीडेशन नंबर टिपिकल एलिमेंट वो वाले हैं जो नॉर्मल एलिमेंट है। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो सब ग्रुप बी से ताल्लुक रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, इनके भी ऑक्सीडेशन नंबर इनके ग्रुप के मुताबिक, जैसे कॉपर 1b में है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, जिंक 2b में है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। आप वो टेबल से देख भी सकते हैं। इसी तरह 5 वैनेडियम, वैनेडियम इसका ऑक्सीडेशन, ये V फॉर वैनेडियम है एंड ये V फॉर 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5b में है वैनेडियम, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। क्रोमियम 6 ग्रुप में है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। मैंगनीज 7b ग्रुप में है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 है। तो लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ना, जो बी सब ग्रुप वाले, इनमें वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो मुकम्मल फील्ड नहीं होते, पार्टली फील्ड होते हैं, इसीलिए ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। जैसे कॉपर +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसी तरह जिंक +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, +1 भी शो करता है, लेकिन यहाँ पे जिक्र नहीं है।
तो आप लोग इनका ज्यादा जिक्र है। क्रोमियम +3 भी शो करता है और +6 भी शो करता है, क्योंकि इसमें पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा तादाद में होते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल में पार्टली फिल्ड, पार्टली मतलब मुकम्मल फिल्ड नहीं। ठीक है, तो इसीलिए डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, तो ये तो था मुख्तलिफ ग्रुप्स में ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से जो इंफॉर्मेशन हमें पीरियोडिक टेबल से मिलती है। सेकंड लास्ट जो है वो प्रॉपर्टी है जिनकी वेरिएशन हमने पढ़नी है, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, बिजली गुजारने की सलाहियत। अब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वो होते हैं या जो वो एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल्स। अब ये मेटल्स भला क्यों मतलब ये मेटल कहलाती हैं? क्योंकि इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? आउटरमोस्ट शेल से आसानी से लूज कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो आसानी से वो लूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। जब ये चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास? चार्ज वाले बिजली फ्लो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो बिजली गुजारने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, अब ये प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर्टी क्यों होती है, यानी ये प्रॉपर्टी क्यों किस वजह से होती है? क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेटल में क्यों होती है, बिजली गुजारने की सलाहियत क्यों होती है? उसके रीजन क्या है कि ये आसानी से अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। एंड देयर मूवमेंट इन सॉलिड स्टेट लैटिस, या जो स्ट्रक्चर सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री भी होते हैं जो मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें से बिजली गुजर सकती है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल, अब वो मिसालें दे रहा है पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप 1A एंड 2A, हमने तो यही देखना ना कि ग्रुप में और पीरियड में इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की क्या वेरिएशन है। जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है। भला क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से आसानी से निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो चार्ज मूव करता है, जब चार्ज मूव करता है तो हम कहते हैं कि करंट बह रहा है। However, the trend is not free of individual variation or in different atom. इस लाइन का मतलब ये है कि इन ग्रुप्स में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ये जर्नल ट्रेंड टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज करने का जो ट्रेंड है उसको फॉलो नहीं करते। हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसा हो जो कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता हो इन पहले और दूसरे ग्रुप में, वो उसका जिक्र नहीं है आपकी बुक में, इसलिए मैं उसको बताना भी जरूरी नहीं समझता। लेकिन बहरहाल इस फिक्रे का मतलब है कि इनफरादी तब्दीलियां डिफरेंट एटम में जरूर आती हैं, कि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है तो कोई कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वेरिएशन भी हो सकती है। इसी तरह मेटल ऑफ ग्रुप 1B कौन कौन सी हैं? कॉपर, सिल्वर और ऑरम यानी सोना, इनको हम कॉइनेज मेटल कहते हैं। ये कॉइनेज मेटल जो हैं वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रखती हैं। तो ये 1B के हवाले से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का आपको पीरियड में जिक्र आ गया। अब जो जो जिक्र है आपने वही करना है, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखें, नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड कौन कौन सी हैं? ग्रुप नंबर 6 एंड 7। ग्रुप नंबर 6 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, 7th A में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करती हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल हैं और नॉन मेटल में से बिजली आसानी से नहीं गुजर सकती। एंड दे कैन
बी कंसिडर एज बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब है बिल्कुल भी बिजली नहीं गुजर सकती, और बैड कंडक्टर का मतलब है कि बिजली ज्यादा नहीं गुजरती। ठीक है, अब अगर आप छठे ग्रुप में इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वेरिएशन देख ली। अब आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो ट्रांजिशन मेटल में देखें। ट्रांजिशन मेटल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू अब वेरी करती है सो अब्रप्टली, बहुत तेजी से, एंड दैट नो जर्नल ट्रेंड कैन बी असाइन टू देम। इनको कोई जर्नल ट्रेंड असाइन नहीं करते, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट में आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है या कम होती है, लेफ्ट से राइट कम होती है या बढ़ती है, कोई जर्नल ट्रेंड आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के हवाले से। किस केस में? ट्रांजिशन मेटल के केस में। अब पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट ऐसा भी है जो एक एलोट्रोपिक फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है और दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में वो शो नहीं करता। मिसाल के तौर पर कार्बन, डायमंड के केस में नॉन कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो टेट्राहेड्रली बाउंड है। टेट्राहेड्रली मीन चार कोनों की तरह बाउंड है, और चार कोन मतलब वैलेंस, चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाउंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, अनेबल टू मूव फ्रीली, वो आसानी से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब ग्रेफाइट की बात करें तो कार्बन इज फेयरली गुड कंडक्टर बिकॉज वन ऑफ इट्स फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से चार में से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली फ्री टू मूव, वो आसानी से मूव कर सकता है और इस तरह बिजली गुजरती है। द लोअर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A, अब ये एग्जांपल दे रहा है, जो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है वो चौथे ग्रुप के चौथे ए के जो एलिमेंट है टिन एंड लेड, ये अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है दोनों। लेकिन हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए इनको कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, किसके? बिजली के कंडक्टर, यानी ये आसानी से बिजली गुजार देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा ना चौथे ग्रुप में कार्बन जो है वो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन इसके जो नीचे वाले मेंबर हैं वो अच्छे बिजली के कंडक्टर हैं। एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ काउंटर पार्ट्स ऑफ 1A, यानी चौथे ग्रुप में 1A के से जो एलिमेंट होगा, जो इसका काउंटर पार्ट होगा, वो अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल में देख लें, चौथे ग्रुप में बात करें तो चौथे ग्रुप में इसका काउंटर पार्ट किस किस की बात कर रहा है? टिन और लेड की। टिन का काउंटर पार्ट पहले ग्रुप में कौन सा है? यहाँ पे होगा रुबिडियम, और इसका लेड, सॉरी टिन का सीजियम है और लेड का फ्रेंसियम है। लास्ट वन है ना, सेकंड लास्ट और फर्स्ट वन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है चौथे ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऊपर से नीचे बढ़ती है। ठीक है, और नीचे इतनी बढ़ जाती है कि वो पहले ग्रुप के जो मेटल्स हैं उनके कंपेरेबल होती है। नाउ लेट्स लास्ट टॉपिक जो है वो आज के लेक्चर का है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, वो क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन पानी का फिजिकली अटैच होना, एक होता है हाइड्रोलिसिस, वो पानी का केमिकली रिएक्ट करना होता है। हाइड्रेशन पानी का फिजिकली कब होता है? जब पानी किसी चीज को अपने अंदर क्या करता है? हल करता है। तो जब हल करता है ना, तो उनके हल करने की सलाहियत इस वजह से होती है कि जो कंपाउंड पानी में हल होता है उसके जो आइंस बनते हैं उनको पानी अपने पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड से घेर लेता है। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड में देखा था कि सोडियम में पानी अपने सोडियम की तरह पानी अपने ऑक्सीजन वाले एंड से साथ चारों तरफ घेर लेता है। आपने चैप्टर नंबर 6 में केमिस्ट्री की बुक 9th क्लास में पढ़ा भी होता है। इसी तरह क्लोरीन हाइड्रोजन वाले एंड से पानी में क्या हो जाता है? गिर जाता है, इसीलिए वो
हम ये कह सकते हैं कि जब कोई आयन पानी में हल होकर पानी उन आयन्स को घेर ले तो इस अमल को हाइड्रेशन कहते हैं। अब जाहिर बात है पानी ने पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को नेगेटिव एंड से घेरना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन से एनर्जी खारिज होगी। इसीलिए पानी में किसी चीज को हल करने से अगर पानी उनको उन आयन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए उनको घेर लेता है तो उस दौरान या एनर्जी वो क्या करता है, खारिज करता है। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी वो हीट है जो एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, जब एक मोल गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर, पानी में हल होता है। कब होता है, जब पानी उसे चारों तरफ से घेर लेता है। टू गिव एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी बहुत ज्यादा पानी हो और इतना ज्यादा पानी डाल दें कि मजीद हीट एनर्जी खारिज ना हो, उस वक्त जो मैक्सिमम हीट खारिज या जज़ब होगी उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। कि जब इतना ज्यादा पानी हो जाए, डाइल्यूट हो जाए कि मजीद एनर्जी खारिज, जब आयंस को घेरे पानी तो मजीद एनर्जी खारिज करने की सलाहियत उसमें ना हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन से मुराद ये है। For example, 1 mole of gaseous hydrogen ion are dissolved in water, जब वो पानी में हल होते हैं तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी इतना ज्यादा पानी डाल देते हैं तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे खारिज होती है वो कितनी होती है, -1075 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव आयन की हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे टेबल में दी हुई है। देखो, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी देखो ऊपर से नीचे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ती से मुराद क्या है, आप तो परेशान होंगे कि नेगेटिव में ये वैल्यू तो कम होती जा रही हैं, तो नेगेटिव में जितनी वैल्यू कम होती है उतनी बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है। भला क्यों? अब इसकी रीजन है। इसी तरह जब आप नेगेटिव आयन में बात करें तो जब साइज बड़ा होता जाता है तो जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जा रही है। अब नेगेटिव में कम होती जा रही है, पॉजिटिव में बढ़ती जा रही है। अब क्यों? इसका जो रीजन है, इसका जो टेबल है ना, इससे देखें। इट इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल, ये टेबल से जाहिर है दैट हाइड्रेशन एनर्जी हाईली डिपेंड अपॉन चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज और साइज के दरमियान रेशो क्या है? छोटे साइज में ज्यादा चार्ज है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बड़े साइज में कम चार्ज है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ आयंस, गिवन सेट ऑफ आयंस में, यानी जो आपको टेबल में दिए हुए हैं, 1A ग्रुप में अगर आप बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये 3 है 1A में। चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज हो जाए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज बढ़ रहा होता जाता है, चार्ज तो सेम रह रहा है, +1 +1 +1, ऊपर से नीचे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ साइज बढ़ने की वजह से चार्ज कम पड़ रहा है। ठीक है, बड़े साइज में कम चार्ज है, यानी +1 चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आयन पानी इनको घेरेगा तो बड़े साइज वाले आयन को वो ज्यादा आसानी से नहीं घेर पाएगा, इसलिए एनर्जी कम खारिज होगी। लेकिन छोटे साइज वाले पानी को जब छोटे साइज वाले आयन को पानी जब हाइड्रेट करेगा, यानी पानी से घेरेगा, तो वो ज्यादा एनर्जी खारिज करेगा, क्योंकि छोटे साइज में +1 चार्ज ज्यादा चार्ज है। इसीलिए इसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब छोटे साइज में ज्यादा चार्ज है इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन बड़े साइज में चार्ज उतना ही है +1, लेकिन चार्ज उतना ही है लेकिन साइज थोड़ा बड़ा हो गया। साइज एक्स्ट्रा होने की वजह से एनर्जी कम खारिज होगी। यही बात उसने यहाँ पे बताई हुई है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है इन द सेम फैशन। ऑन कॉन्ट्रेरी, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। अब एक और बड़ी अहम बात कि फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, क्यों लेफ्ट से राइट? साइज छोटा होता जाता है, चार्ज भी बढ़ता जाता है, इसलिए छोटे साइज में ज्यादा चार्ज होने की वजह से साइज टू साइज रेशो इंक्रीज होती है।
इसीलिए इनकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो अब एज फाउंड इन मेटल्स आयन ऑफ थर्ड पीरियड की जब बात करें, तीसरे पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सोडियम पोटाशियम, ये तीसरे पीरियड के हैं, सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ये सारे तीसरे पीरियड के हैं। अगर इनमें बात करें तो जैसे जैसे देखो, इसमें सोडियम की बात है, ये सोडियम का साइज जो है वो पोटाशियम के साइज के मुकाबले में बहुत छोटा है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हम पोटाशियम की बात करें तो इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो यहां पर ये बात लास्ट बात है और इसको फिर फाइंड अप करते हैं। फिर से सुन लें, लेफ्ट से राइट, खब्बे से सज्जे, साइज छोटा होता रहता है। साइज छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती रहेगी, साइज टू चार्ज टू साइज रेशो बढ़ जाएगी। इसीलिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, एक दफा अपने टेबल से जरा गौर से देख लें, फिर आपको समझ आ जाएगी। देखें, ये है थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सॉरी ये तो ज्यादा हो गया, ये पीछे जाना पड़ेगा। चलें, ये देखें, यहाँ पे थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सोडियम मैग्नीशियम, अब वही बात, और सोडियम मैग्नीशियम के बाद आगे कौन से हैं, एल्यूमिनियम, अब इसी तरह के सिलिकॉन है। लेकिन हम इन तीनों को कंसीडर करेंगे जो आपकी बुक में है। सॉरी, यहाँ पे दोबारा आए पेज नंबर 14 पे आई थिंक। ठीक है, तो ये यहाँ पे गौर करें जरा, सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। अब देखो, सोडियम का चार्ज टू साइज रेशो, इसका साइज बहुत ही छोटा है, इसलिए हाइड्रेशन सॉरी इसका साइज बहुत बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसमें +1 एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें न्यूक्लियस एक ज्यादा है और इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है इसका साइज बहुत छोटा है, और इस पे +3 चार्ज है, इसका साइज सबसे छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, इसमें क्या है, साइज टू चार्ज टू साइज रेशो बहुत ज्यादा है, और इधर चार्ज टू साइज रेशो बहुत कम है। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बड़े साइज में कम चार्ज है, इधर छोटे साइज में ज्यादा चार्ज है, इधर छोटे साइज में और ज्यादा चार्ज है। इसका मतलब है कि थोड़ी जगहों पे चार्ज ज्यादा मिले तो पानी आसानी से उसे घेर लेगा, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती जाती है, छोटे साइज की वजह से ज्यादा होती जाती है। ठीक है, तो अब आपने यही चीजें ध्यान में रखनी है। अगर कोई ऐसा इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।